एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर मिशन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हैं आप, और जो लोग भी हमको इस लाइव सेशन में कनेक्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ होगा तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, कुछ नाम है आपके लिए, गेस करिए ये किन चीज़ों के नाम हैं। मैं स्टीविया का नाम लूँगी, अश्वगंधा का नाम लूँगी, कालाहारी का नाम लूँगी, लेमन ग्रास या फिर सर्पगंधा। क्या आप सोच सकते हैं ये नाम किसके हैं? बहुत से लोग वाकिफ होंगे इन नामों से, और ये मेडिसिनल प्लांट्स जिनके नाम मैंने आप तक पहुंचाए आज के दौर में आपको बड़ा मुनाफा देने वाली इंडस्ट्रीज में तब्दील हो रहे हैं। इन औषधीय पौधों की बढ़ती हुई मांग को अगर हम देखें तो ये उस डिमांड को पूरा कर रहे हैं जो उन 5 पिलर्स में से एक है जो आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत आते हैं। और हमारे आज के पहले एक्सपर्ट आप तक इसी विषय पर कुछ खास जानकारी पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए वेलकम करेंगे अपने पहले एक्सपर्ट का और जानेंगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें एरोमेटिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड एसेंशियल ऑयल प्रोसेसिंग पर। Welcome back everyone in our live program of Atmanirbhar Bharat. We are on the mission. Join us. Once Napoleon Hill said, "Desire is the start of all achievements." इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए let's start our live episode of Industrial Solution, जहां आज हम बात करेंगे aromatic crops process and production के बारे में। To tell you more about this topic, we have invited our expert for today, Dr. Rajesh Kumar Verma, Principal Scientist, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. I also have the pleasure of welcoming our panelist, Ms. Deepti Pant and CA Ayush Talwar from IID. सर, पहले तो हम सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। Okay, good afternoon to all. Myself, Dr. Rajesh Kumar Verma, कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, CSIR CMAP, केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये भारत सरकार का एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है जो कि औषधि और सुगंध पौधों पर अनुसंधान कार्य करता है, और इस जो भी अनुसंधान के द्वारा विकास होता है उसको किसानों तक और औद्योगिक उद्योगों तक पहुंचाना होता है। ये हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। जैसा आप सभी जानते हैं, अगर हम सुगंध से समृद्धि की ओर की बात करें तो जैसा आप सभी जानते हैं भारत में विभिन्न जलवायु की उपलब्ध है। हमारी जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है उसकी वजह से बहुत से सारे औषधि और सुगंध पौधे जाते हैं। अगर आप देखें, सीमैप ने लगभग 36 सुगंधों पर काम किया है, जिसमें से 15 सुगंधित फसलें हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग है, जिनका उपयोग पान, सुगंध, कॉस्मेटिक, इत्र, एरोमा थेरेपी, फार्मास्यूटिकल तथा बहुत से कीटनाशक के किया जाता है। इन पौधों का भारत में सीमित खेती हो रही है और इनका विस्तार बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। इन सघन पौधों की खेती पारंपरिक खेती के साथ करने पर जहां एक तरफ किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ हर्बल तथा एसेंशियल ऑयल को भी उत्तम गुणवत्ता वाला प्राकृतिक सुगंध तेल उपलब्ध करा सकते हैं, और जो हमारी सोसाइटी है उसको गुणवत्ता का उत्पाद मिल पाएगा। इन सभी में देखें तो जो औषधीय या सुगंधित पौधों की बात करते हैं उसमें अगर सुगंधित पौधों का देखें तो लगभग 3 लाख हेक्टेयर में सुगंधित पौधों की खेती की जा रही है, और जिससे लगभग 40,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। और सुगंधित पौधों की उत्पादकता अगर देखें 1 हेक्टेयर में तो लगभग 25 kg प्रति हेक्टेयर है। दिनों दिन बढ़ती मांग, निर्यात में वृद्धि को देखते हुए सुगंध पौधों की खेती आज के दिन में एक लाभ देने वाली खेती बनकर उभर चुकी है, जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन को भी काफी हद तक सहन कर सकती है। जैसा आप हैं कि हमारी जो सुगंधित पौधे हैं, ये जो सुगंध होता है इनमें या तो पौधों के सभी भागों में पाया जाता है, पौधों के फूलों में भी होता है, पौधों में पाया जाता है, किसी पौधों के तनों में होता है और किन्हीं पौधों की जड़ों में भी पाया जाता है। और इनका जो मुख्य सिंथेटिक तथा मॉलिक्यूल्स है, इनका जो सुगंध उन पर निर्भर करता है, परंतु हाल में प्राकृतिक एवं शुद्ध सुगंध की मांग के कारण सघन पौधों की खेती में भारी उछाल है। अगर देखें
जो डिमांड सप्लाई है उसमें गैप भी है। CSIR ने एक देश में एक बहुत बड़ा एरोमा मिशन प्रोग्राम चलाया है, जिस तहत कुछ फसलें चिन्हित की हैं, सुगंधित फसलों को चिन्हित किया गया है। ये रीजन स्पेसिफिक है, क्लाइमेटिक स्पेसिफिक है और सॉइल स्पेसिफिक है। ये महाराष्ट्र के लिए कुछ हमारी फसलें और हैं, उड़ीसा के लिए कुछ फसलें हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और फसलें हैं, हरियाणा या पंजाब के लिए फसलें हैं। ये वहां की जो है उसके अनुसार हमने फसलों का निर्धारण किया है। अगर इसका लक्ष्य देखें, जो एरोमा का या सुगंध का जो लक्ष्य है, सीमैप का जो लक्ष्य है, वो उच्च गुणवत्ता का कच्चा माल, एरोमा कंपाउंड, एसेंशियल ऑयल की पर्याप्त मात्रा भारतीय इंडस्ट्री को या विदेशी मार्केट को उपलब्ध कराना है। दूसरा जो हमारा सबसे मेजर उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उच्च प्रजातियों का विकास करना। तो हाई ऑयल कंटेंट हो या उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों का विकास करना, जिनका जीवन काल छोटा हो। अगर आप देखें जो पारंपरिक या कन्वेंशनल कल्टीवेशन है, उनमें जो अगर ये हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप या जो हमारे देश की क्रॉपिंग विभिन्न जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनमें इनको हम कैसे फिट कर सकते हैं, इसलिए इन सभी पर हमारे जो वैज्ञानिक है सीमैप के, उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। कुछ फसलें ऐसे हैं जिनको हम सह फसली के रूप में कर सकते हैं, कुछ फसलें हमारी हैं जहां कम पानी है, रेनफेड कंडीशन है, वहां पर इनको उगा सकते हैं। कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं जहां पर लो फर्टिलिटी स्टेटस है, उपजाऊपन की मात्रा कम है, वहां पर इनको हम उगा सकते हैं। और कुछ फसलें ऐसी हैं, आप जैसे जानते हैं कि हमारे देश में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की संख्या ज्यादा है, तो हमारी ये फसलें, उनके लिए भी कुछ फसलें हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर इसमें देखेंगे, मेंथाल मिंट एक ऐसी क्रॉप है जो कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक समर क्रॉप के रूप में, कैच क्रॉप के रूप में उपयोग हो रही है, जिसमें मैक्सिमम हमारे बहुत ही छोटे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं, जो कि वो अपना 60 से 70 मान ले या 100 डेज में वो लगभग 40 से 50 हजार रुपए का शुद्ध लाभ 1 एकड़ से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों, जो हमारा ये उद्देश्य है, किसानों की आय में बढ़ोतरी, बाईबैक सुनिश्चित करने की पहल, कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र, सघन पौधों की खेती और व्यापार से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारी को किसानों तक उचित माध्यमों के द्वारा पहुंचाना, सघन पौधों पर आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जो कि इत्र, सुगंध, खान पान, फार्मास्यूटिकल, कीटनाशक एवं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो जितने भी सुगंधित पौधे हैं, वो किसी न किसी रूप में, ये सारे जो उद्योग हैं, वो इनका उपयोग बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। मौसम तथा प्राकृतिक आपदाओं से खेती के नुकसान को कम करना तथा ऊसर एवं अनुपयोगी भूमि में सघन पौधों को खेती करवाना। आप जैसा जानते हैं कि जो क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी है, कभी हैवी रेन हो जाता है या कभी सूखा पड़ जाता है, खरीफ में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण राइस बेस्ड कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरह के हमारे पास क्रॉप हैं जिनको उस क्षेत्र के किसानों के लिए हम दे सकते हैं। या आपके पास सैलाइन सॉइल है, एल्कली सॉइल है, समस्याग्रस्त भूमि है, जहां पर आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप सामान्य रूप से आप उनकी खेती नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हमारी फसलें हैं जिनको आप खेती करके आर्थिक रूप से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और फार्मर की जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें नुकसान होने की संभावना कम है। इसमें हमारे बहुत से ऐसे और सुगंधित पौधे हैं जो महिलाओं को स्वरोजगार भी प्रदान करता है और नवयुवकों को ट्रेनिंग भी देता है। और उनमें ऐसी जो स्वरोजगार, जैसे आप मान लें कि अभी महिलाओं के लिए हमारे यहाँ सबसे है कि जो आप देखते हैं मंदिरों में जो ऑफर्ड फ्लावर है, जो फूल चढ़ाने के बाद जल्दी वो वेस्ट होता है, तो अगर वो घर की हमारी जो स्वरोजगार महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसका वो उन्हीं फूलों से वो सुगंधित या अच्छी गुणवत्ता की अगरबत्ती बना सकते हैं। सीमैप ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिनके द्वारा आप बहुत कम समय में उन्हीं ऑफर्ड फ्लावर जो वेस्ट हो जाते हैं उनको या इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अच्छी गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट या खाद बना सकते हैं, जो कि आपके पारंपरिक फसलों के लिए
या आप ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए वो बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें हमने लिया है। अब जैसे कुछ ऐसी फसलें हैं, ये फसलें हर क्षेत्र में खेती कर सकते हैं। अगर आप देखें, हम कुछ बहुत सारी फसलों का नहीं, लेकिन कुछ फसलों की थोड़ा थोड़ी मतलब उसके जिक्र करेंगे जो महत्वपूर्ण फसलें हैं। जैसे खस या वेटिवर की आप बात करें, वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से क्राइसोपोगान जिंजिनाइटिस इसको जानते हैं। ये फसल, इसकी जड़ों में खुशबू होता है, जो सुगंध है इसकी जड़ों में पाया जाता है और उन्हीं जड़ों से तेल निकाला जाता है। लेकिन अगर देखें, ये पूरा पौधा बहुत ही उपयोगी है। ये इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा फ्रेंड है, इसका हर भाग उपयोगी है। अगर आप देखें, ये जड़ों के द्वारा किसी भी कंटामिनेटेड प्लेस को ये उसको शुद्ध करता है। और जो सुगंधित फसलों की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये, जैसे आप किसी कंटामिनेटेड प्लेस में या इस तरह के जो सॉइल है, चाहे हैवी मेटल पॉल्यूटेड सॉइल है या रिवर बैंक की सॉइल है या किसी इंडस्ट्री पॉल्यूटेड सॉइल है जिसमें बहुत तरह के हैवी मेटल्स या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो हमारे चैन में आ सकते हैं, या वेजिटेबल या कोई सीरियल्स या पल्सेस क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं। बट लेकिन अगर सुगंधित फसलों की खेती कर रहे हैं तो इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, इनको वो कंटामिनेट नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो उत्पाद आप इससे प्राप्त करेंगे वो पूर्णतः शुद्ध होगा, उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन के चांस नहीं होंगे, वो मिट्टी को भी शुद्ध करेंगे। और जैसे खस की बात कर रहे थे, इसकी विशेषता है कि जो सामान्यतः फसलें हैं, सामान्य तरह की जो आप खेती करते हैं, उनसे 5 से 6 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन शोषित करने की क्षमता होती है, जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये कह लें कि सामान्य फसलों से 5 से 6 गुना ज्यादा है। अगर इसकी खेती की लाभ की बात करें तो सीमैप ने, इसमें हमारे सीमैप के वैज्ञानिकों ने कई प्रजातियों का विकास किया है और 1 एकड़ से लगभग आपको जो शुद्ध लाभ की अगर बात करें तो 60 से 70 हजार रुपए की लाभ हो सकता है। और ऐसी भूमि, जिस भूमि में हमारी कृषि की फसलें या सब्जी की फसलें या आर्चर्ड जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो, जैसे आजकल एक बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है, वाइल्ड एनिमल थ्रेट है या डोमेस्टिक एनिमल थ्रेट है, जंगली जानवर या पालतू जानवरों का थ्रेट है, उनके वो खा जा रहे हैं। ये हमारी मुख्यतः ज्यादातर जो सुगंधित फसलें हैं उनको इस तरह का थ्रेट नहीं है। कहने का मतलब क्लाइमेटिक थ्रेट नहीं है, जो क्लाइमेटिक चेंज और सर्टेन चेंज हो रहा है उसका थ्रेट, डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल का भी कोई थ्रेट इन फसलों का नहीं है, क्योंकि ये सामान्यतः खाते नहीं। ठीक है। इसी कड़ी में अगर देखें, जेरेनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसको हमारे किसान भाई जो है कैश क्रॉप के रूप में ग्रो कर सकते हैं। और ये भी एक ऐसी फसल है, इसकी मांग बहुत है। अगर आप भारत में देखें, इसका जो उत्पादन है वो 10 मीट्रिक टन के आसपास है और हमारे अपनी देश की जो मांग है वो लगभग 100 मीट्रिक टन के लगभग। तो आप देखें बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में। उसका कारण यह है कि इसका कल्टीवेशन एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में होता था, लेकिन सीमैप ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके माध्यम से इसकी खेती भारत के सभी जलवायु परिस्थिति में आप कर सकते हैं। और लगभग किसान भाई हमारे 1 एकड़ से 60 से 70 हजार रुपए लगभग वो 140 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी अगर देखें बहुत ही महत्वपूर्ण सुगंधित फसल है। जिसको दूसरी फसल पामारोजा है, जिसको सिम्बोपोगाम मार्टिनी कहते हैं। ये समस्याग्रस्त भूमि, चाहे वो ऊसर है सेलाइन से समस्याग्रस्त हो या ड्रॉट कंडीशन से समस्या, जहां पर बरसात कम हो रही, ड्रॉट कंडीशन की हो, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन हो, उड़ीसा है, गुजरात का कोस्टल एरियाज है, तमिलनाडु है या कर्नाटका है, जहां पर कोई और आपकी खाद्यान्न या और एग्रीकल्चर की फसलें नहीं ग्रो कर सकते हैं, उनको आप कम लागत में ये बहुवर्षीय फसल के रूप में आप लगा सकते हैं। 1 साल आप लगाएंगे तो 4-5 सालों तक उत्पादन आपको मिलेगी। अगर 5 सालों का इसका औसत लाभ, शुद्ध लाभ देखें तो लगभग आपको 40 से 50 हजार रुपए आपको प्राप्त हो सकता है 1 हेक्टेयर से। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अगली फसल देखें, सिम्बोपोगाम वेंट्रेनियस है, जावा सिट्रोनेला, इसका भी एरोमा इंडस्ट्री में बहुत ही डिमांड है और इसका सोप इंडस्ट्री, परफ्यूमरी इंडस्ट्री, बहुत से जगह इसका उपयोग हो रहा है। इसमें भी सीमैप ने बहुत से अनुसंधान कार्य किए हैं, समय समय पर जो है कई प्रजातियों का विकास किया है।
ये भी सिंचित क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है। जो भी आजकल आप देख रहे हैं मस्कीटो रिपेलेंट या कीटनाशक में इसका बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। और आजकल जो ये कोविड-19 की वजह से जो सैनिटाइजर या बहुत सी चीजें बन रही है उसमें भी इसका उपयोग काफी मात्रा में हो रहा है। इससे भी किसान इरिगेटेड कंडीशन में इसकी खेती अगर करते हैं तो इनको भी इससे 50 से 60 हजार रुपए का फायदा किसान को हो सकता है। अगली फसल आप देखें नींबू घास, ये भी एक बहुवर्षीय फसल है जिसको सिम्बोपोगाम फ्लेक्सोसिस के नाम से जाना जाता है। ये भी सभी तरह की जलवायु परिस्थिति में इसकी खेती कर सकते हैं और इससे भी आप ये भी 5 सालों का अगर औसत उत्पादन इसका देखें तो आपको लगभग 30 से 40 हजार रुपए शुद्ध लाभ हो सकता है ऐसी भूमि से जहां से आपको एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं उनसे आपको बिल्कुल लाभ नहीं हो रहा है या फायदा आपका नुकसान होता है, वहां से आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा ये फसलें दे सकती हैं। अगली फसल तुलसी है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी कई रूपों में जानी जाती है। आपने रामा श्यामा तुलसी का नाम सुना होगा जो कि पूजा में या बहुत से घरेलू या दवा के रूप में हो रहा है। सीमैप ने ऐसी बहुत सी तुलसियों का प्रजाति का विकास किया है जिसमें सुगंधित तेल भी पाया जाता है और उस तेल का उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, परफ्यूमरी इंडस्ट्री एंड फूड बेवरेज इन सभी में बहुतायत में हो रहा है। आज सबसे ज्यादा इसकी मांग सैनिटाइजर के रूप में जो बन रहे हैं जो एक कोविड-19 में इनमें भी बहुत हो रहा है। आज अगर देखें इस लॉकडाउन के पहले इस तुलसी का ऑयल का जो रेट था वो 500 to 600 था, बट प्रेजेंटली अगर आप देखें तो इसका रेट जो है 1 kg ऑयल की कीमत लगभग 1200 से 1400 रुपए पहुंच गया है। कहने का मतलब ये भी एक कैश क्रॉप के रूप में किसान इसकी खेती कर सकता है। ऐसे क्षेत्र जो रेन फेड कंडीशन में है उस क्षेत्र के किसान भाई जहां पर खरीफ की फसलें जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है या बहुत सी ऐसी फसलें चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल की प्रॉब्लम से या वाइल्ड एनिमल की थ्रेट की वजह से या कम बरसात की वजह से इन सब फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं, 60 से 70 दिन में वो तुलसी का रोपण करके एक हेक्टेयर से 20 से 25 हजार रुपए का लाभ, शुद्ध लाभ कमा सकते हैं ऐसे क्षेत्र जहां से उनको कुछ फायदा नहीं होता। इसी कड़ी में अगर देखें रोजमेरी एक ऐसी फसल है, रोजमेरीनेस ऑफिसिनेलिस के नाम से जाना जाता है। ये कलनरी हर्ब के रूप में उपयोग होता है। इसमें सुगंधित तेल भी पाया जाता है। जैसे आप सब देखते हैं कि जो खाने में जैसे हम कोरिएंडर का उपयोग, लीफ का उपयोग करते हैं, इसके ड्राई लीफ की भी डिमांड है और इसमें एसेंशियल ऑयल है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे जैसे आप पहाड़ी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या आपका कर्नाटक या तमिलनाडु, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर छोटे स्मॉल फार्मर है और जिनकी अंडुलेटेड लैंड है, मतलब असमतल भूमि है, सीढ़ीदार खेत है, वहां पर इसकी खेती करके और 1 हेक्टेयर से लगभग वो ये भी बहुवर्षीय के रूप में होता है, 1 एकड़ से लगभग वो किसान 1 हेक्टेयर से 40 से 50 हजार रुपए का फायदा कर सकता है। तो ये भी सब फसल महत्वपूर्ण। आप सभी जानते हैं कि गुलाब से सभी परिचित है। आपने देखते होंगे गुलाब 2 तरह के होते हैं, एक जो हम अपने घरों में या लगाते हैं जिसमें देखने के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑर्नामेंटल है। एक ऐसा गुलाब है रोजा दमसेना के नाम से जाना जाता है, रोजा दमस्क या शगन गुलाब कहते हैं, जिनकी पंखुड़ियों में सुगंध होती है और वो सुगंध आयल के रूप में निकलता है। अगर आप उसको देखें तो बहुत ही सुगंधित आयल। अगर आज का बाजार भाव देखें 1 kg गुलाब के तेल की कीमत 7 से 8 लाख रुपए है। ऐसे क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जो बड़े किसान हैं जहां पर वर्षा की प्रॉब्लम है या पानी बहुत ज्यादा है या पानी बहुत कम है, जहां पानी रुकता ना हो या वो खेती सामान्य एग्रीकल्चर की खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गुलाब की खेती कर सकते हैं। इसमें तेल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो इसलिए छोटे किसानों की खेती नहीं है, लेकिन जो बड़े किसान हैं वो उसकी खेती कर सकते हैं और ये लगभग सभी तरह की जलवायु परिस्थिति या सभी तरह भूमियों के लिए उपयोगी है। लेकिन जहां जल भराव की समस्या हो वहां पर ये इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। और इससे भी अगर आप देखें तो अगर शुद्ध लाभ देखें तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का 1 हेक्टेयर से किसान शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकता है। इन सभी, जैसे आप सभी जानते हैं, सुगंधित फसलों में बाकी जो हमारी कृषि की फसलें हैं, जो खाद्यान्न की फसलें हैं या सब्जी की फसलें हैं,
उनका हम या तो वेजिटेबल्स के रूप में ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेते हैं या ग्रेन के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सुगंधों में जो सुगंध है, जैसे मैंने कहा कि इनकी पत्तियों में है या फूलों में है या इनकी जड़ों में है या इनकी तनों में है, इनको निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के आश्वन इकाई या आश्वन संयंत्र की जरूरत होती है, जिनमें इनको हम डाल करके और इनके तेल को निकालते हैं। इनके तेल का अगर निकालने का देखें, बहुत सरल प्रक्रिया है, कुछ नहीं होता। जो अगर एक जो सबसे सरल प्रक्रिया होती है, जो कि हमारे उत्तर भारत के किसान भाई जो मेंथाल मिंट की खेती, पिपरमिंट की खेती कर रहे हैं, वो निकालते हैं हाइड्रोडिस्टिलेशन से। तो उसमें वो पौधे को पूरा पौधा और उसमें नीचे से पानी होता है, डाल करके उसको उबालते हैं और उसको स्टीम जब जनरेट होती है और वो भाप के रूप में बनता है, तो तेल भी हल्का होता है या तेल जो वाष्प के रूप में आता है और फिर उसको हम कंडेंस करके और फिर वो तेल और पानी को अलग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें तेल जो फसल है उसके अनुसार इसकी तेल प्रोसेसिंग निर्धारित होती है। वैसे सामान्यतः लेमन ग्रास है, पामा रोजा है या मेंथाल मिंट की खेती करते हैं तो आप इसमें इसका देखें जो MS की यूनिट लगा सकते हैं। अगर आप गुलाब की खेती कर रहे हैं, जेरेनियम की खेती कर रहे हैं या कुछ इस तरह की खेती कर रहे हैं महत्वपूर्ण, तो उसके लिए आप SS की यूनिट आपको लगानी होगी। और ये मान के चलिए कि अगर 5 क्विंटल कैपेसिटी की आप यूनिट लगा रहे हैं कि 5 उसमें जो हर्ब है, जो आपका साग है, जो ग्रीन आएगा या ये खस की जड़ जो निकल रही है, लगभग ये 5 क्विंटल जड़ की कैपेसिटी का अगर यूनिट लगाते हैं तो उसकी लागत 2.5 से 3 लाख रुपए आती है और एक बार में वो 5 क्विंटल मटेरियल का तेल निकाल सकते हैं। तो ये इसमें जो किसी भी तरह के आप चाहे फूल, अगर आप सपोज करिए कि गुलाब की खेती कर रहे हैं या जेरेनियम की खेती कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्टेनलेस स्टील की प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होगी और वो क्योंकि तेल उसमें थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण तेल होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसकी क्वालिटी के लिए अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये खस मशीन में डाला जा रहा है, प्रोसेसिंग के लिए लोड किया जा रहा है। नीचे देख रहे हैं आप, अगर देखें ध्यान से तो इसके नीचे पानी है उस टेबल पर, उस पे इन जड़ों को बिछाया जा रहा है और इन जड़ों को बिछा करके इसको बंद कर दिया जाएगा। अब जैसे खस का डिस्टिलेशन में अगर समय देखें तो सामान्यतः लेमन ग्रास, पामा रोजा, सिट्रोनेला, जेरेनियम, रोजमेरी, ये सारे फसल की अगर आप आश्वन करते हैं, सुगंधित तेल निकालते हैं 2 से 4 घंटा आता है। लेकिन अगर खस का आप तेल निकाल रहे हैं तो ये थोड़ा ज्यादा समय लेता है क्योंकि ये जड़ों में तेल बहुत अंदर तक इंटैक्ट होता है, तो इसको 16 से 22 घंटे इसका तेल निकालने में लगता है। एक 5 क्विंटल कैपेसिटी की अगर तेल निकालने का खर्चा देखें तो लगभग उसमें 1.5 से 2 100 to 150 केजी लकड़ी की आवश्यकता हो, क्योंकि ये फायर से करते हैं। वैसे सीमैप ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो कि आप सोलर एनर्जी से भी लगा सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, सोलर एनर्जी के द्वारा भी चला सकते हैं, डायरेक्ट फायर करके चला सकते हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट के थ्रू, ये बॉयलर वेस्ट टेक्निक्स भी सीमैप ने विकसित की है, हमारे प्रोसेसिंग इंजीनियर भी विकसित की है, उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो ये तीनों तरह की है हमारे पास की सुविधा है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना अच्छे से ब्रीफ किया। आपने बताया किस तरह से पैसे भी कमाए जा सकते हैं फसल से, कौन सी फसल कम समय में ज्यादा ग्रो कर सकती है। आपने सॉइल के बारे में बताया, आपने सीमैप की कृत्रिम टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अब सर हम थोड़े से सवालों और जवाबों के सिलसिले में आगे जाते हैं और अपने पैनलिस्ट CA आयुष तलवार जी से कहेंगे कि वो अपने सवाल सर से ले। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया एंड बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपके एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर। सर मेरा पहला सवाल इसमें ये है कि व्हाट आर द बेस्ट सूटेड एरोमेटिक क्रॉप्स फॉर द न्यू एंट्रेंस इन दिस फील्ड। अगर कोई नया आना चाहे इस फील्ड में तो ऐसे कौन से एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिसमें वो आ सके। जैसे आपने एग्जांपल दिया हमको इसमें पामा रोजा का, लेमन ग्रास का, पेपरमिंट का, जेरेनियम का। सो ऐसी कौन सी बेस्ट एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो कि एक न्यू एंट्रेंट आना चाहे या न्यू फार्मर इसमें आना चाहे इस फील्ड में करने के लिए। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर एंट्री इसमें करना चाहता है, अगर वो ग्रोवर के रूप में एंट्री करना चाहता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। सपोज करिए कि ये जैसे मैंने कहा कि हमारी जो फसलें हैं
ये रीजन है सॉइल स्पेसिफिक है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आप विदर्भ एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर पानी की समस्या है, तो आप हमारी ग्रासेस की फसलें हैं, लेमन ग्रास, पामारोजा और विटिवर, इन फसलों का चुनाव कर सकते हैं। इन फसलों को अगर उगाएंगे तो सामान्यतः वहां जो आपकी एग्रीकल्चर की फसलें हैं उनसे ज्यादा आपको लाभ देंगी, क्योंकि वहां पानी की समस्या है। वहां केवल खरीफ ऋतु में ही फसल होती है, बाकी समय में सूखा रहता है और एग्रीकल्चर खाद्यान्न की फसलें या सब्जी की फसलें नहीं कर पाते हैं किसान, तो वहां पे उपयोगी। अगर आप उत्तर भारत की करते हैं तो जैसे मैंने कहा, उत्तर भारत के अगर आप किसान हैं, यहाँ पे राइस और व्हीट दो मुख्य पारंपरिक फसलें हैं, और उन फसलों के बीच में अगर आप सिटी एरिया के आसपास है, जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ के आसपास बाराबंकी, सीतापुर या अयोध्या और रायबरेली और उन्नाव ये जिले हैं, यहाँ के किसान का उद्देश्य होता है कि ज्यादातर वो सब्जी की खेती करते हैं। उनकी जो पारंपरिक फसलें हैं वो सब्जी की खेती करते हैं। अब जैसे उन्होंने गोभी की खेती की या पोटैटो आलू की कल्टीवेशन किया या इस तरह से कोई भी कैश क्रॉप के रूप में लिया, उसके बाद जो समय बचता है वो हमारी सीजनल क्रॉप मेंथाल मिंट उनमें फिट बैठ जाती है, क्योंकि फिर अगली फसल उनकी खरीफ की धान की फसल आने वाली या फिर सितंबर अक्टूबर में पोटैटो की फसल आने वाली। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमारी ऐसी क्रॉप को आप जो सीजनल या एनुअल क्रॉप है उनको आप फिट कर सकते हैं। तो सीमैप ने कम समय वाली उच्च गुणवत्ता की जो प्रजातियां विकसित की हैं, मेंथाल मिंट या आप कह लें रोजमेरी, जेरेनियम, इन फसलों को आप एनुअल सीजनल क्रॉप के रूप में कर सकते हैं, और बहुवर्षीय फसल के रूप में अगर आप जाते हैं तो आप लेमन ग्रास, पामारोजा और सिट्रोनेला की खेती कर सकते हैं। Okay, thank you. Sir, my next question for this is, what are the major advantages of aromatic crop cultivation over the conventional crop cultivation, and how they are different from the conventional crop cultivation? अगर हम बात करें इसमें तो ये पहली बात हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई की या हमारी सबकी मुख्य जो पहली प्राथमिकता होती है वो हमारी खाद्यान्न की फसलें और सब्जी की फसलें या जो इस तरह की फूड क्रॉप है, फल वाली है, इन सब की होती है। ये इन हमारे सुगंधित फसलों की ये सबसे ये इन फसलों के साथ कंपटीशन नहीं है। सीमैप ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रजातियों या बहुत से ऐसे सुगंधित पौधों कमर्शलाइज किया है, व्यावसायिक खेती के लिए लाया है, जो इनके साथ कंपीट करती है। जैसे मैंने पहला अगर आप देखें कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह जो जहां पर खाद्यान्न की फसलें नहीं ग्रो हो सकती हैं, क्योंकि हमारी फसलों की जो पानी की आवश्यकता है वो बहुत कम है। सामान्य जो अगर किसी की फसलें देखें उनसे बहुत कम। तो आपके ऐसे क्षेत्र जहां पानी की उपलब्धता कम है वहां पर हमारी एक खेती जा सकती है। दूसरा मैंने कहा कि जहां पर एनिमल डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल थ्रेट है, जहां पर जंगली या पालतू जानवर आपकी फसलों को नुकसान कर देते हैं, वहां पर आप इन खेती को लगा सकते हैं, क्योंकि सुगंधित फसलों को ये जंगली या पालतू जानवर खाते नहीं है, डैमेज नहीं करते। तीसरा ये है जहां पर जैसे आप देखें हमारे देश में खरीफ के समय में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल भराव की समस्या से, वाटर फ्लड की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, स्पेशली रिवर वाइंस है, जो हमारी चाहे वो गंगा रिवर हो या उसकी सहायक नदी हो, उसके आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, और वहां पर किसानों के लिए बहुत कम फसल की चॉइस है। तो ऐसे क्षेत्रों में हमारी जो खस की फसल है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर खस की फसल वहां आप लगा देते हैं 30 से 40 दिन तक अगर वहां जल भराव की समस्या है तो वो उस फसल को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं। और हमारी कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि जो पारंपरिक फसलें हैं उनके गैप को भरते हैं। जैसे मैंने कहा कि राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, अगर धान और गेहूं का है, आपने गेहूं में अप्रैल में निकाल लिया और फिर आपकी नर्सरी के थ्रू अगर धान लगा रहे हैं तो जुलाई में आपको धान मिलेगा। अप्रैल से लेकर के और जून के बीच में आप हमारी मेंथाल मिंट की खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास गन्ने आपने रैटून हार्वेस्ट कर लिया और आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर में गन्ने की फसल निकल गई, उस बीच में आपको फिर अगली फसल अगर धान की लेनी है या खरीफ में फसल लेनी है
तो ये जो 4-5 महीने का गैप है, इसमें आप पिपरमिंट, मेंथा पिपरेटा या आप जेरेनियम या रोजमेरी की खेती कर सकते हैं, जो एनुअल क्रॉप है, उनको किसी को भी लगा सकते हैं। ऐसे कम उपजाऊ क्षेत्र जहां आपको लगता है खाद्यान्न की फसलें या सब्जी की फसलों की खेती करना लाभदायक नहीं है, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, चाहे वो कम उपजाऊपन से या किसी समस्या से, अम्लीयता की वजह से या क्षारीयता की वजह से समस्याग्रस्त है, तो हमारी ये जो घास फूल वाली फसलें हैं उनको किसी को भी आप लगा दें, क्योंकि ये सॉल्ट टॉलरेंट और एसिड टॉलरेंट फसलें हैं जिनका आप खेती कर सकते हैं। तो और जैसे मैंने कहा कि खरीफ ऋतु में जहां आपको लगता है कि मक्का, ज्वार, बाजरा या आप 3-4 महीने में आप कोई फसल नहीं वहां आ रही है, तो आप तुलसी लगा दीजिए। 60 से 70 दिन में आपको तुलसी मिल जाएगा। ऐसे कालमेघ वहां लगा सकते हैं, या ऐसे आर्चर्स है आपको लगता है कि जहां पर जैसे आपके आर्चर्स हैं, चाहे मैंगो फ्रूट के हों, गुआवा फ्रूट के आर्चर्स हैं, या आपके ग्रेप के फ्रूट्स हैं, इस तरह के फ्रूट्स हैं, या आप सिट्रस के फ्रूट हैं, नागपुर या इस तरह के महाराष्ट्र में जाएंगे तो फ्रूटिंग साल में एक बार होती है, बाकी समय में उसमें कोई किसान को लाभ नहीं मिलता। तो समय अगर हमारी कुछ फसलें, चाहे सतावर है या पामा रोजा है या लेमन ग्रास है या कुछ इस तरह की फसलों को अगर वो लगा देंगे, तो उनको उसमें जो बीड मैनेजमेंट की, बीड की समस्या नहीं आएगी और कुछ ना कुछ लाभ उससे मिलता रहे। तो ये सारी इन जो सुगंधित फसलों की विशेषता है, और जो सबसे बड़ी विशेषता मैंने कहा कि जो इनका किसी पारंपरिक फसलों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ये ऐसी भूमि, और जो सबसे बड़ा इसका जो मैं सभी मैं किसान भाइयों को कहता हूं कि अगर आप लगातार, आपकी मिट्टी अगर ऊसर है, 9 या 10 pH की सॉइल है, अगर आप लगातार 3-4 सालों तक उसमें खस, लेमन ग्रास, पामा रोजा इन सब की खेती कर लेते हैं, तो 5 साल बाद उस खेत में आप किसी भी खाद्यान्न या सब्जी फसल की खेती कर सकते हैं, आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो कहने का मतलब भविष्य के लिए जो हमारी लैंड सिंक हो रही है, जो एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू द पॉपुलेशन या बहुत से कारण की वजह से कम हो रही है, उस पे कोई एडिशनल लोड नहीं पड़ेगा, और जो हमारी डिमांड है मेडिसिनल और एरोमेटिक की, वो पूरी होती रहेगी। थैंक यू सर। ओके तो सर, आगे हम और सवालों में आगे बढ़े, कार्यक्रम में और आगे बढ़े, इससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूं कि आईआईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमेशा ही नए बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। आपको नरिशमेंट के लिए या अपने चलते हुए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किसी भी एडवाइस या सलाह की जरूरत है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं। आगे हमारी पैनलिस्ट मिस दीप्ति पंत आपसे सवाल लेंगी। थैंक यू राजेश जी, काफी डिटेल आपने शेयर करे, और आई एम श्योर जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहेंगे या जो नए एंट्रेंस है उनके लिए इट इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया आर डिफरेंट इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम जाते हैं, सो सबसे सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस इनकी कल्टीवेशन के लिए क्या है? एंड जैसे किसी जगह कम बारिश होती है, किसी जगह हैवी रेनफॉल होती है, तो उससे किस तरीके का असर पड़ता है आपके एरोमेटिक प्लांट के कल्टीवेशन? देखिए, जैसे मैं कहा कि जो अगर सुगंधित फसलों की एडाप्टेबिलिटी देखें क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, तो बहुत वाइड एडाप्टेबिलिटी है। हाँ, लेकिन फसल का चुनाव, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है, इनकम आपको ज्यादा लेना है, तो फसल का चुनाव वहां वर्षा के अनुसार, जैसे आपने कहा कि जो हैवी रेनफॉल एरियाज है, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट की आप बात करते हैं जहां पर हैवी रेनफॉल है, तो अगर शायद वहां सिट्रोनेला की खेती करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इरिगेटेड कंडीशन की अच्छी क्रॉप मानी जाती है, और इसका जो वेजिटेशन होता है, इतना ये सरफेस को कवर करता है, पूरी सरफेस को कवर कर देगा। तो जो सॉइल इरोजन लॉस है, ड्यू टू द सॉइल इरोजन, जो सॉइल पार्टिकल स्प्लिट करके इरोड कर देता है सॉइल को, वो भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो सॉइल को बाइंड भी कर देता है, और डायरेक्ट जो स्प्लिटिंग हो रही है पानी की, वो भी नहीं। तो जहां हैवी रेनफॉल है वहां पे आप सिट्रोनेला की खेती कर सकते हैं, या अगर इरिगेटेड कंडीशन में, मतलब पानी आ रहा है लेकिन पानी वहां रुक नहीं रहा है,
तो आप मेंथॉलमिंट भी लगा सकते हैं, मेंथा पाइपरेटा भी कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं कहीं ऐसी लो लैंड है जहां पर पानी इकट्ठा हो जा रहा है तो वहां विटिवर आप लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार आप फसलों का चुनाव कर सकते हैं, और वो चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के अनुसार आपको फायदा, जो मुनाफा है वो निर्भर करता है, क्योंकि खेती किसान तभी करेगा जब उसको फायदा होगा। तो जो फसल का चुनाव है वो जो जलवायु परिस्थिति है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनके अनुसार आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हमारी सुगंध, जो मैं ये 36 तरह के सुगंधित फसलों की बात, औषधीय सुगंधित फसलों की बात कर रहे थे, जिसमें 15 सुगंधित फसलें हैं, उनका चुनाव ये जलवायु परिस्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगी कि टेम्परेचर का इनके यील्ड पे क्या असर पड़ता है? देखिए, टेम्परेचर का जो मोस्टली इसमें ज्यादातर जो एक समानता है, जो आप देखेंगे कि जो इसमें इसकी जो गुणवत्ता है, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो जिनकी वजह से किसी भी पौधों में सुगंध आता है, तो हमारी ज्यादातर फसलें हैं वो हाई टेम्परेचर में, या कह लें जो हमारे एरिड जोन एरियाज है, जहां तापक्रम बहुत ज्यादा जाता है। आपका राजस्थान है, उड़ीसा है, या महाराष्ट्र का विदर्भ है, या गुजरात राज्य है, जहां पर तापक्रम बहुत ज्यादा जाता है। वहां पर आप अब देखें, अगर पामा रोजा, लेमन ग्रास, इस तरह की फसलें, या आप गुजरात में देखें हमारा पाइपरेटा है, या इस तरह की बहुत सी फसलें हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि तापक्रम से इसकी गुणवत्ता पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, हाँ उत्पादन पे फर्क पड़ेगा। जैसे आप लेमन ग्रास की बात करें, अगर लेमन ग्रास आप बहुत ज्यादा तापक्रम नहीं है, वहां पानी की समस्या नहीं है, तो हो सकता है आपको 2 कटाई मिले साल में। लेकिन अगर वहां तापक्रम कम है, सामान्य है, वहां का तापक्रम 30 से 40 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा, 30 से 25 एवरेज तापक्रम 25-30 डिग्री है, तो वहां आपको 3 हार्वेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब जो लाभ प्रतिशत है उसमें आपको वृद्धि हो जाएगी, यही फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको घाटा हो जाए इन फसलों से, ऐसा नहीं है। ये जरूर आपको कुछ न कुछ उत्पादन और कुछ न कुछ लाभ देंगे, क्योंकि ये सारी ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए ये सारी सुगंधित फसलें बहुत ही लाभप्रद है खेती के लिए। ओके, थैंक यू। जी दीदी। तो आगे आपसे सवाल लेंगे हमारे पैनलिस्ट आयुष जी। जी 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 राजेश जी, जैसे कि अभी बात आपने करी सबके बारे में कि हमको क्रॉप रोटेशन बेसिकली इसमें करना चाहिए। सो बेसिकली सर, विच वैरायटी ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस एरोमेटिक प्लांट? ऐसी कौन सी सॉइल है जो हमको एरोमेटिक प्लांट के लिए यूज करनी चाहिए? और साथ ही साथ जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक लोकस्ट अटैक हुआ है और काफी ज्यादा इसमें परेशानियां किसानों को हुई है, तो सर इस पे भी थोड़ा सा अपना बताइए कि ऐसा क्या एडवर्स इफेक्ट आया है एरोमेटिक प्लांट पे के ऊपर कि नहीं लोकस्ट अटैक से, और साथ ही साथ इसमें कौन सी सॉइल हम लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका इसी। एक्चुअली अगर आप देखें तो इंसेक्ट, जो एक कह लें कि पेस्ट, पूरी कम्युनिटी की मैं बात करता हूँ, डिजीज और इंसेक्ट दोनों की, अगर आप देखें तो हमारी जो ये सुगंधित फसलें हैं, इनमें पेस्ट का जो इन्फेक्शन रेट बहुत लो है। अगर हम ये कहें कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बहुत ही कम है। कहने का मतलब हमारी जितनी भी सुगंधित फसलें हैं, किसी भी फसलों में कोई भी इस तरह के कीटों का या बीमारियों का प्रकोप नहीं है, क्यों ज्यादातर उसको आर्थिक रूप से क्षति कर पाए, बहुत ही कम समस्या है। अभी आप टिड्डी इसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली सामान्यतः ये सारे, मैं अभी हम लोग जुड़े भी हुए थे, हमारे पूरे देश में किसान हैं, और इसके पहले वाला जो अभी सेकंड यूपी से गुजर रहा है, इनका जो नुकसान कर रहे हैं, तो किसानों से जो हमने फीडबैक लिया कि सुगंधित फसलों को ये क्या नुकसान कर रहे हैं, तो सामान्यतः ये आ रहा है कि ज्यादातर किसानों का है कि नहीं साहब, जो हमारे सुगंधित फसलें हैं, चाहे वो लेमन ग्रास हो या खस हो या पामा रोजा है, इनको कोई नुकसान ये नहीं कर पा रहे। इनकी पत्तियों को या इनके जो वेजिटेटिव पार्ट है उन पे कोई नुकसान नहीं किया है, वो उसको नहीं टच किए, तो इससे कोई नहीं है। दूसरा आपने कहा कि सॉइल, मिट्टी अगर आप देखें कि कौन सी फसल आप ला रहे हैं, अगर हम कहें कि आप अगर खस की खेती करने जा रहे हैं, विटिवर की खिला रहे हैं, तो इसकी जो ये सॉइल इसकी जड़ों में पाया जाता है,
तो जड़ निश्चित रूप से मिट्टी में जाती है, और इसके लिए मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, पोली होगी, कहने का मतलब अगर वो सैंडी स्ट्रक्चर की होगी, सैंडी लोम होगी, सैंडी क्ले लोम होगी, या उसमें कहने का मतलब 60% ज्यादा होगा, तो वो जड़ें नीचे की तरफ ज्यादा जाएंगी, जड़ों का विकास ज्यादा होगा। अगर आप सपोज करिए कि उसका प्लांटेशन ऐसे क्षेत्र में कर देते हैं जहां हार्ड पैन है, जैसे कह लें कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो मिट्टी बहुत हार्ड है और या चट्टानी मिट्टी है, तो वहां पर जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा, तो शायद आर्थिक रूप से खस की खेती उस क्षेत्र में लाभदायक नहीं होगी। तो अगर आप देखें सैंडी सॉइल में अगर आप खेती करने जा रहे हैं, तो जो कम पानी चाहने वाली सुगंधित फसलें हैं उनकी खेती आसानी से कर सकते हैं, या जड़ वाली फसलों की खेती कर सकते हैं वो सॉइल। अगर आपकी हैवी सॉइल है, जहां आपको लगता है कि नहीं हैवी सॉइल है, तो वहां आप दूसरी फसलों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वहां मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी। तो आप मेंथाल मिंट की खेती कर सकते हैं, जैसे आपका बिहार का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों में अगर देखें तो ये गंगेटिक एलुवियल सॉइल रेंज में आती है, जिसको हम लोम सॉइल कहते हैं या दोमट किसान हमारे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर पिपरेटा या इस तरह की जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, उन फसलों की कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, दीप्ति जी आपके सवाल। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि इनके लिए किस तरीके के फर्टिलाइजर होती है? सामान्यतः अगर आप देखें, जैसे ये ज्यादातर जो सुगंधित फसलें हैं ये वेजिटेटिव प्रोड्यूस वाली हैं, कहने का मतलब इसमें ज्यादातर जो लेमन ग्रास है, पामारोजा है, सिट्रोनेला है या विटिवर है, इसमें जितना बायोमास होगा उतना ज्यादा आपको आइलैंड मिलेगा, कहने का मतलब आपका जो यील्ड होगी वो यील्ड पोटेंशियल उतनी ज्यादा होगी। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। लेमन ग्रास की बात करें तो अगर 40 से 50 केजी और नाइट्रोजन और इतना ही 30 से 40 केजी फास्फोरस, 30 से 40 केजी अगर प्रति वर्ष आप दें तो इसके उत्पादन आपको मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप की खेती कर रहे हैं, मेंथाल मिंट की खेती कर रहे हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा तत्वों की आवश्यकता है। इसके लिए आपको 80 से 100 केजी नाइट्रोजन और आपको 60 केजी फास्फोरस पोटेशियम की। इसमें एक चीज और जो है कि अभी हम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनुसंधान करके पाया है कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट और कुछ ऐसे जैसे सल्फर का उपयोग अगर किसान भाई थोड़ी सी कर देते हैं तो उनकी जो यील्ड है उसमें 20 से 30% की ज्यादा उनको ज्यादा मिलता है, कहने का मतलब ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि हमारी जो सुगंधित फसलें हैं उसमें बहुत ही कम जो सामान्य जो खाद्य फसलें हैं या सब्जी की फसलें उनसे कम मात्रा में पोषक तत्वों का होती है। Okay. सर, मैं जानना चाहूंगी कि इनके पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए क्या चीजें मतलब हमें ध्यान में रखनी चाहिए? पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग के लिए आपने बहुत अच्छा किया। ये ज्यादातर किसानों की एक समस्या है कि जब भी किसान आयल निकाल लेता है तो वो लगता है उसके घरों में जो भी डिब्बे खाली होते हैं तो उसी में आयल को पैकिंग करने लगता है। लेकिन आप देखें ना, ये हाई वोलाटाइल मतलब ये सुगंधित तेल है। अगर किसी आप पुराने बर्तनों में प्लास्टिक के कैन या पानी की जो आपके बोतल है या इस तरह के बहुत जो बोतल है किसी के लिए उसी में करते, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि एसेंशियल ऑयल हाई वोलाटाइल ऑक्सीडाइज कंपाउंड होते हैं, तो इनको जो अगर पैकिंग करें तो जैसे आप जेरेनियम की खेती कर रहे हैं, अगर जेरेनियम का तेल रख रहे हैं या गुलाब का तेल आप रख रहे हैं तो आपको एल्युमिनियम कंटेनर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे आपकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। तो जो पोस्ट प्रोसेसिंग की जो अगर आप सुगंधित फसलें थोड़ी ज्यादा जरूरत है, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे धान की फसलें हैं या सब्जी की फसलें हैं, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आता है। ये फसल आ रही है, इसकी ये इस साल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लेकिन हमारे जो ये सुगंधित फसलें हैं इसमें कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, ये बाजार भाव इनका डेली बदलता है। तो अगर इन्होंने उस तेल को अच्छे से रखा है, उनकी कीपिंग
क्वालिटी रखने की या मटेरियल जिसमें रख रहे हैं वो अच्छे से है, क्योंकि ये पानी से तेल रखते हैं। तो अगर तेल नहीं आपने निकाला, उसमें पानी की मात्रा है, तो आपकी तेल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि आज बाजार भाव जब आप खेती कर रहे हो तो बाजार भाव अच्छा नहीं है, आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने होल्ड करना है, आपको इंतजार करना है, या आज आप बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे तो आपको रखना होगा। तो इस पे विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आपको तेल करें तो तेल जिसमें लें वो कोई पुराना ना हो। आप एल्युमिनियम या इस तरह के जो प्लास्टिक स्टैंडर्ड है इसके लिए जो मार्केट में अवेलेबल है एसेंशियल ऑयल, उन्हीं में तेल रखें। और कभी भी जैसे होता है क्या है कि हम कोई चीज रखते हैं उसको पूरा भर देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि पूरा ना भरे। मैंने कहा हाईली ऑक्सीडाइजेबल इसमें कंपाउंड होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड है, तो वो गैस बनेगी, तो आप उसको पूरा ना भरें, कंटेनर को कम, और उसमें पानी की मात्रा ना हो। सोडियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे बहुत से है। क्योंकि इसकी अगर सीमैप देखें तो हम समय समय पर बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम फार्मर के लिए, एकेडमिशियन के लिए और जो एंटरप्रेन्योर हैं भी चलाते रहते हैं कि ये जो इसको कैसे वो प्रोसेस करें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें हम कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। जैसे बहुत से ऐसे आयल हैं या बहुत से ऐसे वेस्ट हैं जिनको आप थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करके हमारे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, यंग जनरेशन है, नवयुवक है या फार्मर, उससे वो ज्यादा लाभ रहा। जैसे आप देख रहे हैं आपके बगल खस, ये अब खस इसको आयल निकालने के बाद इसका हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा उपयोग है। साउथ में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है इससे बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं। अभी शायद प्रेजेंटेशन में वो दिखा नहीं पाए, नहीं तो खस बटीवर से दिखाते कि ये चटाई है जो मैट है, और कर्टन है, और कूलर के रूप में समर के लिए, या ऐसी प्लेसेस जहां बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, इसके घास को करते हैं आयल निकालने के बाद, क्योंकि ये इजिली डिग्रेडेबल नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को हमारी जो ग्रामीण जो रूरल महिलाएं हैं वो घरों में बैठ करके इसका उपयोग कर सकते। जैसे मैंने कहा कि जैसे गुलाब की पंखुड़ी का तेल लिया, उसके बाद क्या करना है उसका, अब उसके बाद आप अगरबत्ती बना लें उसकी सुखा करके, तो हमारी जो है घरों की वो उसकी अगरबत्ती बना सकती। अगर आपको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है तो आप उसको पोस्ट बना लें। तो कहने का मतलब वो वैल्यू एडिशन एक तरह से जो एरोमेटिक है वो वेस्ट टू वेल्थ का भी काम करती है। तो इसमें बहुत से ऐसे ये भी हैं जो कि कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि हम डिस्टिलेशन के बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो उसके भी आपने बताया कि काफी सारे तरीके हैं जिस तरीके से लोग यूज कर सकते हैं। मैम एक इसमें और एक अच्छा है, अभी हमारा अपना है कि अभी हमने देखा कि जैसे आप देखते हैं कि कुछ हमारी पेरिनियल क्रॉप्स है, जैसे पामारोजा है, लेमन ग्रास है और सिट्रोनेला है। ये ड्राइड कंडीशन में जब कोई ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं होता फॉर द एनिमल, तो आफ्टर द ऑयल एक्सट्रैक्शन विदर्भ रीजन में, उड़ीसा में या गुजरात में, वहां के फार्मर ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद इनका जो अपना एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है, जो उसको एनिमल फाडर के रूप में, ड्राई फाडर के रूप में उसका, तो उसके साथ मिक्स करके देते हैं। क्योंकि इसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद क्योंकि ऑयली इसमें बहुत से ऐसे कम बच जाते हैं। अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उस पे भी काम कर रहे हैं कि इसको अगर ड्राई ए के रूप में इसको यूज फाडर के रूप में करें तो हो सकता है। जैसे आप रेनफेड मतलब वाटर लॉक कंडीशन में बिहार में जब बाढ़ आती है, अभी जो सीजन आ रहा है, आप देखेंगे सारा एरिया डूब जाता है और कोई भी ग्रीन वेजिटेशन आपको नहीं दिखता, बट उसमें खस दिखता है, क्योंकि खस और इसके जो जानवर हैं वो इसकी खस की पत्तियों को करके इस सीजन अपना काम चला लेते हैं। कहने का मतलब कि कंडीशन में जब एनिमल फूड नहीं अवेलेबल होता तो इसको फाडर के रूप में ही करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि खस है, इसका हाई बायोमास आता है। रूट तो हमने यूज कर लिया, लेकिन हाई बायोमास का यूज जो हमारे रूरल एरिया के रूरल कम्युनिटी है
वो समानता आप देखते होते हैं इसी स्पीसीज की, वो छप्पर बनाते हैं एनिमल के लिए या अपने उसके लिए बनाते हैं। अगर वो खस का आप यूज करेंगे तो उसकी लाइफ 3 to 4 टाइम हायर होती है कंपेयर टू अदर जो ग्रासेस यूज करते हैं, भी उपयोग करते हैं। इसकी अगर आप देखें फ्यूल इफिशियंसी भी बहुत हायर है। अगर आपका हाइड्रो डिस्टिलेशन बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसमें बहुत फ्यूल की आवश्यकता होगी, लकड़ी की समस्या होती है, तो इसको एज ए फ्यूल उन बॉयलर में जो एग्रो वेस्ट बॉयलर है उसमें एज ए फ्यूल उपयोग कर सकते हैं, या जो है आप इनको ब्रिक्स भी बना सकते हैं इसको लेके। और दूसरा जैसे आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू यूज करते हैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए, तो इसमें उसमें भी उपयोग इसका कर सकते हैं। और डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है उसमें वर्मी कंपोस्ट या कॉइल के साथ तो आप कर सकते हैं। तो कहने मतलब इसका जो वेस्ट है वो उसकी यूटिलिटी काफी है, फ्यूल से लेकर के, मतलब एनर्जी का अच्छा सोर्स है। हमारे इंडिया में अभी नहीं है, बट लेकिन अगर आप बाकी कंट्रियों में देखेंगे जो कि लॉन ग्रास या बहुत सी ऐसी चीजों से बायो एनर्जी का काम हो रहा है, हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, जो इसको सेलुलाइटिक में, क्योंकि ये मोस्टली सेलुलाइटिक मटेरियल होता है या लिग्नाइटिक मटेरियल है, तो इसका जो है कैसे इसमें जो सेलुलोज को अलग कर ले या प्रोटीन को अलग करके इसको ज्यादा कर पाए, तो एक वेस्ट टू वेल्थ के लिए ही भी बहुत अच्छा सोर्स है बायो एनर्जी से लेकर के और बहुत से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी दीप्ति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था आपसे इसमें, जैसे मैं आपकी एक लाइन से शुरू करता हूँ, आपने बोला कि वेस्ट टू वेल्थ, राइट? सो सर, इन विच सेक्टर एरोमेटिक ऑयल्स आर वाइडली यूज? जैसे हम जानते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में ये काफी यूज होता है एरोमेटिक ऑयल जितना भी है हमारा। सो और कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे हिट करता है? एंड साथ ही साथ जैसे कि सर खेती को हम लोग जानते हैं कि एक बहुत लेबर इंटेंसिव यूनिट है, ऐसी ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिससे कि ये कैपिटल इंटेंसिव यूनिट बन जाए आज की तारीख में? ये सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी एक चीज और बता दें कि जो सुगंधित फसलें हैं, एक चीज मैं शायद मिस कर गया, आपने कहा कि लेबर इंटेंसिव, हमारी ये फसलें मिनिमम लेबर यूज होती हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे पेरेनियल ग्रासेज अगर ग्रो कर रहे हैं, आपने एक बार प्लांटेशन किया और 5 सालों तक केवल आपको हार्वेस्टिंग करनी है, उसको रीप्लांटेशन नहीं करना, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट भी कम है, बीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं है, इंसेक्ट का प्रकोप नहीं है, तो कहने मतलब जो इंटर कल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो मिनिमम है, क्योंकि वो नहीं होती, तो लेबर इंटेंसिव ये कल्टीवेशन नहीं है। दूसरा वेस्ट टू वेल्थ की जो बात आप कर रहे हैं, जो मैक्सिमम या आप इसकी कर रहे थे कौन यूज करता है, तो मेजर अगर देखें तो एसेंशियल ऑयल का है, वो परफ्यूमरी इंडस्ट्री इसका जो मेजर यूजर, जो एरोमा इंडस्ट्री है जिनको परफ्यूमरी कह लें, ये सबसे ज्यादा यूजर है। उसके बाद अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत से एसेंशियल ऑयल है जो कि वो फार्मास्यूटिकल में, जैसे मेंथॉल मिंट है, आप देखते हैं कि वो च्यूइंग और माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज हो रहा है, और बहुत से ऐसे आ रहे हैं फूड बेवरेज, उसमें भी उपयोग हो रहा है, या आप ये कह लें कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी यूज कर रही है। अब जैसे लेमन ग्रास है, अब लेमन ग्रास का देखें कि सोप इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करती थी, जो सोप इंडस्ट्री है वो आपने एक प्रचार भी देखा होगा कि वो नींबू सुगंधित सोप, जो लिरिल का एडवर्टीजमेंट है, बहुत से सोप का था, बट एक्चुअली वो सिट्रस नहीं है, ये लेमन ग्रास है जिसमें जो उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिट्रिक वो पाया जाता है, उसकी वजह से, तो वो सोप इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप देखें आजकल जो विटामिन सी है उस सोर्स के रूप में लेमन ग्रास को देखा जा रहा है। तो परफ्यूमरी इंडस्ट्री, अब अभी मैंने कहा कि रोजमेरी की खेती किसान कर रहा है, तो एरोमा इंडस्ट्री और जो कलनरी है, कहने का मतलब जो हमारे यूरोपियन या अरेबियन कंट्री है, वो फूड बेवरेज में यूज कर रहे हैं। जितना भी आप फास्ट फूड ले रहे हैं उनमें सब में देखिए, आप मैकडॉनल्ड का अगर बर्गर खा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं तो आपको रोजमेरी मिलेगी। तो कहने का मतलब एसेंशियल ऑयल के साथ साथ उसमें भी उसका उपयोग हो रहा है। अगर आप पाइपरेटा, मेंथा पाइपरेटा की बात करें तो उसमें भी परफ्यूमरी इंडस्ट्री है और फूड इंडस्ट्री है। ऐसे बहुत से मतलब ये डिपेंड, सारे इसमें शामिल है। परफ्यूमरी इंडस्ट्री मेजर यूजर है, और उसके बाद आपकी जो एलाइड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं वो सब काफी उपयोग में कर रहे हैं। अभी बहुत से एसेंशियल ऑयल का जो यूज है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें होती है, तो फूड प्रिजर्वेशन में भी इनका एक स्कोप नया आ रहा है। तो कहने मतलब इसका वाइड एरिया है। अभी जैसे जेरेनियम की बात मैं कर रहा था, रोजमेरी जेरेनियम, पेलागोनियम ग्रेवलेंस की बात कर रहा था, जो कि
एरोमा थेरेपी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है इसका यूज हो रहा है। स्ट्रेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है वो स्ट्रेस रिलीविंग का भी काम करते हैं, तो एरोमा थेरेपी या इस तरह के में भी इसका काफी बढ़ रहा है। अब जेरेनियम का अगर देखें तो एरोमा थेरेपी में बहुत यूज है। आजकल आप अगर होटलों में जाते हैं, देखते हैं एक दिए के नीचे कुछ ऑयल आप गुजरते हैं, वहां से आपको एक अच्छी सी स्मेल आती है, तो अब वहां पे वो लाइट के थ्रू जो वोलेटाइल कंपाउंड है उसको जो एरोमा फ्रेशनर के रूप में भी वो काफी ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये सारे इसके यूज है। ओके, बोला बहुत ही वाइड स्कोप है इस इंडस्ट्री में, बहुत वाइड स्कोप है। जी बिल्कुल, बहुत थैंक यू सर फॉर आंसरिंग माय ऑल क्वेश्चंस। तो सर हम कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की तरफ सिर्फ आपको एक कदम उठाने की जरूरत है, विकल्पों की कमी आपके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आगे हम हमारी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे दीप्ति जी से कि वो अपने आगे के सवाल पूछे। इसका फ्यूचर क्या देखते हैं कि इंडिया में कितना स्कोप है आगे क्रॉप्स का? अभी स्कोप की अगर आप बात करें तो अगर जिन कुछ एरोमेटिक जो 15 एरोमेटिक प्लांट क्रॉप की हम बात कर रहे थे, जैसे मैं पहले शुरू में ही बताया कि इसमें प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों में गए हैं। तो अगर आप देखें कि अभी नियर लेमन ग्रास की देखें प्रोडक्शन बहुत कम है, गैप ज्यादा है। विटीवर की देखें प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है। तो कहने मतलब कि जो प्रोडक्शन और डिमांड में जो गैप है, इस गैप को अगर देखें तो आने वाले समय में नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी समस्या इसके प्रोडक्शन में है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एरोमा मिशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भारत में किया, अभी नेक्स्ट फेज में गवर्नमेंट कह रही कि इसको आपको 50,000 हेक्टेयर लैंड पे ले जाना है। तो अगर आप देखें, अगर वो उसको हम 50,000 हेक्टेयर लैंड पे उसको स्प्रेड करने की सोच रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी डिमांड है, तभी हम ले जाने की सोच रहे हैं। तो इंडिया, अभी आप जैसे विटीवर की बात कर रहे थे, बहुत से ऐसे एरोमेटिक प्लांट हैं जो कि वो भारत उसमें लीड नहीं करता था। आप अगर मेंथाल मिंट की बात करें, एक समय था मेंथाल मिंट चाइना जो है नंबर 1 था, इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता, बट सीमैप के एफर्ट के द्वारा आज मेंथाल मिंट में इंडिया नंबर 1 है। चाइना ने इसका कल्टीवेशन एक तरह से कम कर दिया। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ जो एफर्ट हुए वो एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में या कह लें वैरायटी डेवलपमेंट में, 1 kg ऑयल प्रोड्यूस करने में जो लागत आ रही है वो हमारी लागत इतनी कम है कि बाकी कोई कंट्री उसको compete नहीं कर पा रहे, इसीलिए चाइना को कल्टीवेशन बंद करना। आप विटीवर की बात करें, विटीवर हैती का विटीवर, इंडोनेशिया का विटीवर या अफ्रीकन कंट्री का विटीवर नंबर 1 का माना जाता था और कहा जाता था कि वहां परफ्यूमरी के लिए सबसे ज्यादा बेटर है। आज के उसमें अगर देखें तो जो सिग्नेचर है उस ऑयल की क्वालिटी का, वो इंडिया से मैच करती है। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन और सारी चीजें हैं वो इंडिया का बेटर है। तो उन्होंने वो विटीवर की डिमांड, जब हम लोगों ने इस विटीवर को कल्टीवेशन स्टार्ट किया था तो इसकी जो प्राइस थी आप देखें 6 to 8,000 पर kg ऑयल था, लेकिन बीच में ऐसा फेज आया कि हमारे किसान को 20,000 तक भी मिला। लेकिन अगर एवरेज आप देखें 12 to 14,000 पर kg ऑयल अगर विटीवर का किसान को मिल रहा है तो प्रॉफिटेबल। तो कहने का मतलब जो हमारी सीमैप के द्वारा या सिस्टर लेबोरेटरी CSIR की 2 लेबोरेटरी और 3 काम कर रही हैं, 5 लेबोरेटरी, उन सबके ज्वाइंट एफर्ट्स जो इसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो इतना कम हो गया और उत्पादन बढ़ गया, लागत कम हो गई कि बाकी देशों, और जो क्वालिटी पैरामीटर था वो हमने मेंटेन करा, जो वर्ल्ड की या कंट्री की डिमांड थी उसको हमने मीट करने का प्रयास किया। तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी औषधीय पौधे आते हैं वो ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया से, इस तरह से वाइल्ड से या सुगंधित पौधे कलेक्ट होते हैं। बट लेकिन मैंने कहा कि अगर खस आपने 1 साल के पहले, जैसे खस की हमारी प्रजाति है 1 साल उसकी लाइफ साइकिल है, आप अगर वाइल्ड से कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि 6 महीने की फसल 4 महीने की, तो क्वालिटी वहां आपको वो नहीं मिलेगी जो क्वालिटी परफ्यूमरी इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। तो आपको कल्टीवेशन मोड में आना पड़ा, और जो हमारी इंडिया की तकनीक है वो ज्यादा कारगर रही कि वो उन्होंने वैरायटी दे दिया कि भाई आप फॉरेस्ट से लोगे तो आपको गुणवत्ता नहीं मिलेगी। कालमेघ है, आपको जिस समय उसमें सबसे ज्यादा अच्छी गुणवत्ता होती है आप जंगल से निकालेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन जब खेती करेंगे नॉन एग्रीकल्चर टेक्निकल नो हाउ के साथ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ, तो निश्चित रूप से गुणवत्ता मिलेगी।
तो अगर गुणवत्ता परख बात की तरफ जाएंगे तो मुझको नहीं लगता कि हमको विश्व बाजार, आज अगर देखें तो मोर देन 5,000 करोड़ रुपए की मेंथॉल मिंट की मार्केट है जो इंडिया कवर करती है, और 4.5 लाख फार्मर फैमिली इसमें इंगेज है कल्टीवेशन में। एक अगर स्टेट की बात करें केवल यूपी में, तो मोर देन 1.5 लाख हेक्टेयर लैंड कल्टीवेशन में है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि अगर आप उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्वालिटी को, अगर गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, तो मुझको लगता है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकते हैं इसमें। ऐसा कोई मतलब ये असंभव नहीं है, संभव है। थैंक यू सर। मेरा आखिरी सवाल तो नहीं, लेकिन हाँ, एक्सपर्ट से ये जरूर जानना चाहेंगे कि कोई नया बिजनेस आइडिया इस क्रॉप से रिलेटेड आप क्या हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं आज की, मतलब ऐसी कौन सी इनमें से क्रॉप है जो मेजरली किसी भी रीजन में उगाने में मतलब मुझे एक सफलता मिलेगी? देखिए, जो भी हमारी सुगंधित फसलें हैं, जैसे मैंने कहा कि सीमैप जो वैल्यू एडिशन तक जाता है, तो जो भी ये रॉ मटेरियल एसेंशियल ऑयल के रूप में आ रहे हैं या हर्ब के रूप में आ रहे हैं, तो सीमैप ने ऐसे बहुत से उत्पाद भी विकसित किए हैं जो कि हमारे छोटे छोटे स्मॉल या यंग एंटरप्रेन्योर अपने एरिया में ले करके बहुत कम लागत पे उसका उस रीजन इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में, आप अगर कह लें कि एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में एमएसएमई के माध्यम से वो डेवलप कर सकते हैं और वहीं पे उसका उत्पादन शुरू कर सकते हैं। अगरबत्ती है, कुछ ऐसे सैनिटाइजर्स है जो सीमैप ने अभी डेवलप किए हैं, या आप सपोज करिए कि मच्छर भगाने की दवा है, अगरबत्ती है, तो या मच्छर भगाने की अगरबत्ती बना रहे हैं, या आपकी एसेंस स्टिक बना रहे हैं, या ऐसे इंसेक्ट से जो हाउस होल्ड के लिए, ये सारी चीजें आप लो लेवल पे जो ग्रोअर हैं वो सकते हैं। इसमें ऐसे हमारे ऐसे हैं जो एसेंशियल ऑयल कलेक्ट करने के बाद जो उसका हाइड्रोसॉल आ रहा है उस पर भी सीमैप काम कर रहा है, जो कि वहां पर अपने को स्ट्रेंथनिंग कर सकता है। कहने का मतलब ये सुगंधित पौधे एक किसान को उत्पादक से और उसको एंटरप्रेन्योर की तरफ ले जा सकती है। ये हमारी सुगंधित फसलों में है कि वो ग्रोवर से और एंटरप्रेन्योर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर एंड आवर पैनलिस्ट कि आपने एरोमेटिक क्रॉप से जुड़ी सभी जानकारियों को हमारे व्यूअर्स के साथ साझा किया।